रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब अगर हम अपना चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये दो चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं तो देन हमारे पास जो है वो हमारा एक यूनिट जो कम्युनिकेशन वाला है ना, थेरापेटिक कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, तब हमारे पास जो है वो जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि उस चैप्टर का हर एक चीज़ आपको एमसीक्यू वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर हों, तो आपने जो है ये दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है। तो इस तरह से मैंने अपना वो वाला प्लान कैंसिल किया कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें। तो उससे बेहतर ये है कि हम अच्छे से चैप्टर 3 को जो है वो कंप्लीट करें पहले। ठीक है, तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हमने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप चैप्टर 5 पढ़ा था लास्ट टाइम। आज हम चैप्टर 6 देखेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चैप्टर है। आपने साथ साथ जो है वो इसको टिक करते जाना है। जो जो चीजें मैं बताती जाऊंगी उसको बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं। आज मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज की बुक शेयर करूंगी, होप सो इस लेक्चर के फौरन बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग की ही होगी वो। ठीक है, तो आप सब बच्चों ने क्या करना है उसमें से देखना है कि जो जो टॉपिक्स जो हैं वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के हैं। ठीक है, वैसे तो आई होप सो कि वो सारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो उसमें से जो जो आपको टॉपिक मिलता है अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने फौरन से क्या करना है उसको जो है वो टिक करना है और उसके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग को कवर करना है। बिकॉज लास्ट टाइम का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट था। एमसीक्यू ज्यादा जो थे वो टफ थे, पेपर जो था वो एससीक्यूज इजी थे। तो हम जो है वो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले आपके पास की टर्म्स हैं, तो की टर्म्स को अगेन आप अपने जो है वो अपने लास्ट से जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, लास्ट से देखनी है आपने ग्लॉसरी के अंदर और उसमें से इन सब की डेफिनेशन जो है वो एक दफा आपने कवर कर लेनी है। अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैक्सिमम इसमें से डेफिनेशन जो है वो आपकी वहां से कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो चीज करनी है इसके अंदर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, इस पर टिक कर लें कि कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली आपको पता है कि द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पीपल इज नोन एज कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन होता क्या है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, दो लोग हैं आपस में बैठे हुए, वो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाती है। अब कम्युनिकेशन के हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है जिसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, और नॉन वर्बल कौन सी होती है जिसमें हम वर्ड्स यूज नहीं करते, हम बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टेक्ट से, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है, या हम जो है वो क्या करते हैं भाई इशारों के साथ हम बताते हैं, अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, वो हमारे पास होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसको हाईलाइट करें इस लाइन को। कॉन्टेक्स्ट इज द इन्वायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन अकर्स एंड कैन इंक्लूड टाइम एंड फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होता है क्या, बेसिकली जिस इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिकेशन चल रही होती है उस इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को आपने हाईलाइट करना है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, आई कांटेक्ट यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपने मेन चीज ये सारा पैराग्राफ जस्ट आपको मतलब रीड करने वाला है। अब आपने जो एक मैसेज की दो टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं उसको अंडरलाइन करना है। उन्होंने कहा है जी, यहाँ पे हमने दो वर्ड्स पढ़े हैं, कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट क्या होता है, वर्ड्स। आप कहते हो ना कि भाई आपका कंटेंट ये है, आपका मेंटल का कंटेंट ये है। कंटेंट क्या होता है, बेसिकली वो चीजें, वो कोई कुछ ना कुछ वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स, कुछ लिखा हुआ, कुछ टाइप हुआ हुआ, तो जितने भी वर्ड्स एक स्पीकर बोलता है उसको हम कहते हैं ये इसका कंटेंट है। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है कि किस तरीके से जो है कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्रोसेस है। तो कॉन्ग्रुएंट मैसेज वो होता है जब कंटेंट और प्रोसेस आपस में दोनों चीजें एग्री कर रही हूँ। जैसे एक क्लाइंट कहता है जी, इन्होंने एग्जांपल दिया है, आई नो आई हैव नॉट बीन माई सेल्फ, आई नीड हेल्प। वो कहता है कि भाई मुझे पता है कि मैं अकेला इसके लिए काफी नहीं हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ उसने क्या किया, अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है वो सैड बनाए हुए हैं, अपनी वॉइस टोन भी आहिस्ता से रखी हुई है। ठीक है, और फुल्ली वो शो करवा रहा है कि वो बहुत हेल्पलेस है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो वो कह रहा है और जो वो नजर आ रहा है वो दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, आपस में रिलेट कर रही हैं, तो उसका मैसेज जो है वो कॉन्ग्रुएंट मैसेज है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मैसेज क्या होता है, जब प्रोसेस और कंटेंट जो है वो आपस में मैच कर रहा हो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मैसेज। अब देखिए एक बंदा कह रहा है भाई मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा, और साथ वो हंसी जा रहा है।
ठीक है, लाफिंग कर रहा है, तो ये उसका इनकॉन्ग्रुएंट मैसेज होगा, क्योंकि वो क्या है, कुछ हो रहा है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मैसेज हो जाता है, इनकॉन्ग्रुएंट मैसेज। ठीक है, आपने याद रखना है कॉन्ग्रुएंट मैसेज कौन सा होता है और इनकॉन्ग्रुएंट मैसेज कौन सा होता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, इनकॉन्ग्रुएंट मैसेज और कॉन्ग्रुएंट मैसेज। ठीक है, आपको समझ आ गया ना इनके कि होता क्या है बेसिकली ये। अब आपने इसके बाद सीधा आ जाना है यहाँ पे नीचे, थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होती है बेसिकली। हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था थेरापेटिक कम्युनिकेशन को, कि जिसमें क्या होता है कि नर्स बेसिकली फोकस करती है कि क्लाइंट की नीड्स क्या है। ठीक है, क्लाइंट की बेसिक नीड क्या है और उसको हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे नीचे देखें आया हुआ है कि ऑल नर्सेस नीड स्किल्स इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन, ताकि वो आसानी से जो है वो इसके गोल्स को अप्लाई कर सकें। अब ये नीचे गोल्स लिखे हुए हैं, गोल्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, आपका यूएचएस का क्वेश्चन है। किस तरह से आता है कि व्हाट इज थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड राइट डाउन द गोल्स ऑफ द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो आपने इसके ऊपर यूएचएस लिख भी लें साथ अपनी बुक्स के ऊपर कि यूएचएस का क्वेश्चन है कि गोल्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है। तो आपने यहाँ पे गोल्स, यहाँ पे जो बुक के ऊपर लिखे हुए हैं ना, आपने कोशिश करनी है अपने बुक वाले गोल्स याद करें। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटरनेट से सर्च करते हैं गोल्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, वहां पे जो आ रहे हैं इजी इजी वो लिख देते हैं। तो आपकी जब भी की जाती है ना यूएचएस के अंदर, तो याद रखें कि बच्चों के इसमें मार्क्स कम आए हैं, उनके रीजन क्या है कि उन्होंने, ठीक है, अटेम्प्ट तो किया था लेकिन ये कि उन्होंने बुक के अकॉर्डिंग नहीं अटेम्प्ट किया। ठीक है, की बुक से बन के जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि गोल्स जो हैं ये बुक वाले लिखें। तो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले थेरापेटिक कम्युनिकेशन का गोल होता है कि आपने नर्स और क्लाइंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। ठीक है, इसका गोल होता है कि नर्स और क्लाइंट के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए। दूसरा इसका गोल क्या होता है कि क्लाइंट के जितने भी मसले मसाइल हैं, हम उसको अच्छे से उस मोमेंट के अंदर जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसका गोल ये होता है कि क्लाइंट अपनी बीमारी को किस तरह से ले रहा है, क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से परसीव कर रहा है, हम उसको जज कर सकें, उसको असेस कर सकें कि भाई इस टाइम वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कि फैसिलिटेट द क्लाइंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, कि इसमें हमारे पास जो है वो हमें टाइम मिलता है कि हम क्लाइंट के जो एक्सप्रेशन हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या एक्सप्रेशन जो है वो दे रहे हैं, वो किस तरह से उसकी इमोशंस क्या, उसकी फीलिंग्स क्या हैं बेसिकली। उसके अलावा हम क्लाइंट को सेल्फ केयर स्किल्स जो है वो सिखा सकें। ठीक है, जितनी भी उसकी स्किल्स उसको रिक्वायर्ड हैं, हम क्लाइंट की नीड को जो है रिकॉग्नाइज कर सकें, ये तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ लिया है। ठीक है, हम इस तरह के इंटरवेंशंस लगा सकें जो कि बेसिकली क्लाइंट की नीड को फुलफिल करें। और लास्ट वन है हमारे पास कि हम इस तरह का प्लान ऑफ एक्शन बनाएं जो कि हमारे क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारे इसके क्या हैं, गोल्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन आ जाते हैं। हमने पढ़ा है कि रिलेशनशिप सबसे पहले स्टैब्लिश करना है, क्लाइंट्स के कंसर्न को देखना है, क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से लेता है, हमने इस चीज को देखना है। सेल्फ केयर स्किल्स क्या क्या जरूरी है क्लाइंट के लिए, हमने इस चीज को जो है वो जज करना है। क्लाइंट्स की नीड कौन कौन सी है, हम इंटरवेंशंस कौन कौन सी लगा सकते हैं, और एक्शन प्लान जो है वो किस तरह का बना सकते हैं ताकि क्लाइंट जो है वो हमारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास पर्पस होता है बेसिकली थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। ये हमारे पास सारे आ जाते हैं गोल्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से पढ़ने हैं गोल्स क्या होते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। अच्छा जी, उसके बाद ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखे कि व्हाट आर दी, आप लिख सकते हैं कि ना इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके ऊपर आपने पहले क्वेश्चन लिखना है। यहाँ से प्राइवेसी एंड रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज जो है ना, इसके ऊपर आप अपने पास अपनी बुक के ऊपर एक क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप देखें टू हैव इफेक्टिव थेरापेटिक कम्युनिकेशन उन्होंने लिखा हुआ है ना कि आप एक बंदे को ये चीजें होनी चाहिए, तो उसके जो एलिमेंट्स है ना, मैंने आई थिंक सो ये क्वेश्चन देखा हुआ है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपने कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्रीज, यूज ऑफ टच, एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये पहले लिखने हैं, इनके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सब बच्चों ने लिख लिया ऊपर कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थेरापेटिक कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्राइवेसी के सबसे पहला एलिमेंट। अगर आप इफेक्टिव थेरापेटिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आता है प्राइवेसी, कि आपने प्राइवेसी जो होती है या बाउंड्रीज जो होती हैं वो मेंटेन करनी होती है। ठीक है, प्राइवेसी हमारे पास क्या आती है कि भाई आपने एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसके अंदर क्लाइंट को बुला के उसकी सारी प्रॉब्लम्स पूछनी है, ये नहीं कि सबके सामने आप बैठ गए हैं और आप क्लाइंट को कही जा रहे हैं कि भाई बताओ तुम्हारा मसला क्या है। ठीक है, इस तरह से तो वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो आपने उसको जो है वो प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। बाउंड्रीज का आपने
का ख्याल रखना है। बाउंड्रीज मतलब अपने लिमिट में रहना है, ये नहीं कि आप मतलब उससे ज्यादा सोशल हो जाए या ज्यादा इंटीमेट हो के आप उससे बात करें। आप उससे जो है वो एक थेराप्यूटिकली रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिक्स हमारे पास होता है स्टडी ऑफ डिस्टेंस जोन, मतलब जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इसको डिस्टेंस को स्टडी करने की जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स तो टिक करें। अब यहाँ पे ना हमारे पास 4 डिस्टेंस जोन दिए हुए हैं, ये आपने अच्छे से करना है क्योंकि ये भी यूएचएस का जो है ना वो एमसीक्यूज है। 4 डिस्टेंस जोन है हमारे पास, इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, सोशल जोन और पब्लिक जोन। पब्लिक जोन जो है वो मतलब ये है कि सबसे कह लें कि दूर दूर होने वाला जोन है, कि अगर आप एक पर्सन है, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी। पब्लिक जोन क्या होता है हमारे पास, 12 से 25 फुट, यानी एक पर्सन है वो फॉर एग्जांपल स्पीच करने के लिए खड़ा हुआ है या ऑडियंस से उसने क्या करना है, एड्रेस करना है, उसने खिताब करना है ऑडियंस के, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं हमारे पास पब्लिक जोन, ठीक है। सोशल जोन हमारे पास क्या होता है, इसका डिस्टेंस देखें इससे कम हो जाएगा। सोशल जोन इसमें हमारे पास होता है कि हमने सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे हम अपने कॉलेज में बात करते हैं, ठीक है, सोशल वर्क, सोशल सोशल इंसानों के साथ जो है वो इस तरह से बात करते हैं, या वर्क में हम बात करते हैं, ठीक है। वर्क सेटिंग में जो भी बातें करते हैं वो हमारे पास सोशल जोन में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास पर्सनल जोन आ जाता है। पर्सनल जोन होता है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, तो बिल्कुल साथ साथ बैठे होते हैं आप, तो फिर क्या करते हैं, बात करते हैं, वो हमारे पास पर्सनल जोन में आता है। और उसका कितना डिस्टेंस होता है, 18 to 36 इंचेस, ठीक है। और इंटीमेट जोन होता है कि इंटीमेट जोन हमारे पास होता है पर्सनल कांटेक्ट के लिए। यहाँ जैसे आप जब विस्परिंग करते हैं, ठीक है, आपने कान में भाई कोई बात बतानी है, तो वो बहुत लेस डिस्टेंस होता है जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इंटीमेट डिस्टेंस होता है, ठीक है। इंटीमेट जोन उसको हम कहते हैं। ये बिल्कुल 0 से 18 इंच तक जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीमेट जोन है, ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, और विस्परिंग के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। तो ये 4 जोन्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। और इन जोन्स की स्टडी को ही हम प्रोक्सिमिक्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि इंटीमेट जोन है हमारे पास, पर्सनल जोन है, सोशल जोन है और पब्लिक जोन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट्स वगैरह के साथ हमारे पास यूजली सोशल जोन ही आता है, ठीक है। और क्योंकि पर्सनल और इंटीमेट का जो डिस्टेंस होता है ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम बैठे हों तो पर्सनल जोन हम जो है वो यूज करते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि वर्क सेटिंग के अंदर हमने सोशल जोन यूज करना है, तो आपने हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर भी आपने सोशल जोन ही यूज करते हैं मोस्टली। अच्छा जी। तो और इसके अंदर से आपने कुछ नहीं करना है। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली आपको ये बताया होगा कि कुछ कल्चर्स होते हैं, जैसे कि बाहर के जो लोग होते हैं ना वो पर्सनल जोन में भी कंफर्टेबल होते हैं। यानी बाहर की जो नर्सेज होती हैं अगर वो पर्सनल जोन में केयर प्रोवाइड करें तो दे आर कंफर्टेबल विद इट, ठीक है, उनको कोई इशू नहीं होता। लेकिन एशिया वगैरह में, पाकिस्तान वगैरह के अगर हम लोगों की बात करें तो इसमें हमारे पास सोशल जोन ही यूज होता है, क्योंकि इधर जो है वो कुछ स्पेस वगैरह का थोड़ा सा इशू होता है, तो इस वजह से हम पाकिस्तान वगैरह में इस तरह के कंट्रीज में सोशल जोन यूज करते हैं। जबकि जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज है वहां पे पर्सनल जोन भी हॉस्पिटल सेटिंग में यूज हो सकता है, ठीक है। इस पर अगर हमने सारा यही बताया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है टच। अब ये है कि जब इंटीमेसी वगैरह इंक्रीज हो जाती है, नेक्स्ट हमारे पास टच का जो है वो एलिमेंट आ जाता है, जो हमने इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पढ़ा है उसके अंदर पहला एलिमेंट हमने पढ़ा कि स्पेस का, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास था टच। अब टच की ना कुछ टाइप्स दी हैं, और आपको मजे की बात ये बताऊं कि यूएचएस में जो एमसीक्यू आया था वो इस तरह से आया था कि किस इंसान ने जो है जी, किस बंदे ने, किस मेंटोलॉजिस्ट ने जो है वो 5 टाइप्स ऑफ टच जो थी वो बताई थी, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, नैप। नैप ने 1980 में जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ टच जो है वो बताई थी। उसने कहा था कि टच जो है उसकी भी टाइप्स हैं, ठीक है। आप अगर टच करते हो तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास जो है वो देखिए टच की कितनी टाइप्स हैं, हम देख लेते हैं। एक होता है फंक्शनल टच। फंक्शनल टच जिसको हम प्रोफेशनल टच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, जैसे हम एग्जामिनेशन करना हो, हमने कोई प्रोसीजर करना हो, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जिस तरह मसाज करते हैं, ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग में मसाज करते हैं, या आप कह लो कि पाल्पेशन करनी होती है, ठीक है, पाल्पेशन है, इस तरह के लिए जो टच होता है वो हमारे पास होता है फंक्शनल टच या प्रोफेशनल टच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल या पोलाइट टच। सोशल या पोलाइट टच में हमारे पास क्या आता है जी, ये हमारे पास ग्रीटिंग के लिए यूज होता है। जैसे हम हैंड शेक करते हैं, ठीक है, हैंड शेक है, एयर किसेज है, ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है जब सोशल और पोलाइट टच के अंदर।
फ्रेंडशिप टच कौन सा होता है जी? फ्रेंडशिप टच होता है जब आप जोर से हग करते हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है, ठीक है, आर्म्स थ्रोन अराउंड द शोल्डर, जब आप आर्म्स जो है वो अपने फ्रेंड के ऊपर रख दें, ठीक है, या बैक स्लैपिंग जो होती है, तो ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है फ्रेंडशिप टच के अंदर। इसको हम वार्म्स टच भी कहते हैं। उसके बाद लव और इंटीमेसी टच आ जाता है, जो कि हमारे पास यूजुअली क्या होता है, टाइट हग्स के लिए या टाइट किसेस जो है उनके लिए यूज होता है। और सेक्सुअल अराउजल टच होता है, वो हमारे पास जो है वो इंटीमेसी के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास कितनी टाइप्स हो गई टच की? हमारे पास 5 टाइप्स हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टच की टाइप्स आ जाती हैं, और किसने दी थी ये भी अच्छे से देख लेना। नैप ने दी थी, और किस ईयर में दी थी? 1980 में जो है ये दी गई थी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, बाकी सारा जो है वो आप अगर छोड़ दें तो इतना इशू नहीं होगा। थर्ड एलिमेंट हमारे पास आ जाता है एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है भाई? आपने दूसरी एक्टिविटीज को छोड़कर कंसंट्रेट होके सिर्फ अपने क्लाइंट की बात सुननी है, इसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आपने हर तरीके के साथ जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये एमसीक्यू है आपका कि पेप्लो ने किस चीज को थेरेपेटिक इंटरेक्शन का फर्स्ट स्टेप बताया था, तो हमारे पास आता है कि पेप्लो ने ऑब्जर्वेशन को जो है यूज करते हुए, ऑब्जर्वेशन को उसने बताया था एज द फर्स्ट स्टेप इन द थेरेप्यूटिक इंटरेक्शन, ठीक है। ये एमसीक्यू है, आप टिक कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। और इसके बाद से जो चीजें यहाँ पे मेंशन है जस्ट रीडिंग करनी है आपने, ठीक है, इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और एक्टिव लिसनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग आपने बता देना है कि एक्टिव लिसनिंग ये होता है कि हम क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को जो है वो अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग के बेनिफिट्स अगर आपने बताने हुए तो आप कुछ पैराग्राफ में से बता सकते हैं, और कुछ ये लास्ट पे लिखे हुए हैं आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग जो है वो किस चीज में हेल्पफुल होती है जी? एक्टिव लिसनिंग हेल्प करती है एक नर्स को कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है इश्यूज को, ठीक है, वो क्लाइंट से फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकती है, वो एडिशनल थेरापेटिक कम्युनिकेशंस यूज कर सकती है, ठीक है, वो क्लाइंट के परसेप्शन को देख सकती है, या वो मैसेज को फटाफट रिस्पॉन्स कर सकती है। तो ये चीजें जो है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास आता है यूजिंग कंक्रीट मैसेजेस, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, इसमें देखिए हमारे पास जो था प्राइवेसी हो गया, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्रीज हो गया, यूज ऑफ टच भी हमने पढ़ लिया, एक्टिव लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन भी हमने पढ़ लिया। तो ये हमारे पास यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का, ठीक है जी। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेक्स्ट वाला शायद ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स थे इफेक्टिव थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के वो हमने खत्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर उन्होंने सबसे पहला एलिमेंट आप यहाँ पे 1 लिख लिया करें, क्योंकि इस तरह ना आपको कंफ्यूजन हो जाया करेगी, ठीक है। कोशिश क्या करें जो हेडिंग्स हैं उनको ABC का नाम दे दिया करें, और जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको 1 2 3 का नाम दे दिया करें, ठीक है। अब हमारे पास देखिए वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर उन्होंने सबसे पहले कहा है कि कंक्रीट मैसेज। कंक्रीट मैसेज का मतलब ये है भाई ऑथेंटिक मैसेज, आपने जो भी आपने क्लाइंट को बताया वो बिल्कुल ठीक बताया आपने, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था कि इस तरह की होती है जिसके अंदर हम वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने वर्ड्स यूज करने हैं तो वो कहते हैं कि ये आपकी स्किल्स के अंदर आता है कि आप ऑथेंटिक वर्ड्स यूज करें, आप बिल्कुल ठीक बताएं उसको बात, कोई वेग या एम्बिगुअस बात जो है वो उसको ना बताएं। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मैसेज की उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एब्स्ट्रैक्ट मैसेजेस इन कंट्रास्ट आर अनक्लियर पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन कंटेन फिगर ऑफ स्पीच दैट आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। यानी वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मैसेजेस हमारे पास इस तरह के मैसेजेस होते हैं जिनके अंदर कुछ फिगर होता है, कुछ जिनके अंदर कुछ डेट वगैरह मेंशन होती है, ठीक है। तो जिससे क्लाइंट जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, या क्लाइंट को जो है समझ नहीं आती जल्दी। अब देखें वो क्या कहते हैं कि एग्जांपल उन्होंने कैसे दिया है, अ नर्स हु वांट्स टू नो व्हाई अ क्लाइंट वाज एडमिटेड टू द यूनिट आस्क, एक नर्स है वो जानना चाहती है कि क्लाइंट जो है वो क्यों एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करती है, पूछती है हाउ डिड यू गेट हियर, आप यहाँ पे कैसे आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हाउ, कैसे और हेयर, यहाँ पर ये चीजें जो है ना वो वेग हैं, ये इस तरह का ये जो है ना चीजें क्लाइंट को कंफ्यूज कर देंगी, ठीक है, कि मतलब मैं कहाँ पे हूँ या मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों हूँ। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा मसला होगा कि भाई एम्बुलेंस मुझे लेके आई, मेरे रिश्तेदार मुझे लेके आए, मैं कैसे बताऊँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो इस तरह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बैरियर आ जाता है। तो कोग्निटिवली कह लें कि इम्पेयर्ड होता है, ये मैसेज अच्छे से समझ नहीं आ पाता, तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैसेज। कंक्रीट मैसेज वो होता है जो कि बिल्कुल
बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ रहा है कि भाई क्या है। अब देखें यहाँ पे कंक्रीट मैसेज की एग्जांपल भी आप लोग देख लिया करें, एग्जांपल जो है ना उसको जरूर अंडरलाइन किया करें। अक्सर एग्जांपल के साथ भी एमसीक्यू आ जाता है कि भाई ये एग्जांपल है, बताएं ये मैसेज कौन सा है, कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। व्हाट हेल्थ सिम्टम्स caused you to come to the hospital today, ठीक है, यानी कौन सी सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। तो अब वो क्या करेगा, अपने सिम्टम्स बताएगा, भाई मुझे ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था, ठीक है। इससे उसको जो है वो रिप्लाईज मिल जाएंगे। लेकिन यह है कि आप यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए, इस तरह की चीजें जो है वो थोड़ी सी क्लाइंट को कंफ्यूज कर देती हैं, एम्बिगुइटी में डाल देती हैं। तो आपको कंक्रीट मैसेज का पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मैसेज का पता होना चाहिए। जिसकी क्लाइंट को अच्छे से समझ आ जाती है, जिसका क्लाइंट अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकता है, वो है कंक्रीट मैसेज। एब्स्ट्रैक्ट मैसेज कौन सा है, जिसके क्लाइंट को समझ नहीं आती और जिसमें क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करें। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपका होमवर्क है, आपने इनको जो है वो घर से देखना है अच्छे से। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारा जो दूसरा कह लें कि स्किल है, पहला स्किल हमने क्या पढ़ा है, कंक्रीट मैसेज को यूज करना है आपने, ठीक है। दूसरा स्किल हम क्या पढ़ने लगे हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को यूज करना है आपने। अब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से यकीन माने इतने ज्यादा एमसीक्यूज आए हैं कि एक्सेप्टिंग, और इस तरह से आए हैं कि एग्जाम्पल्स दी हुई थी उन्होंने, और उन्होंने पूछा था कि ये टेक्निक कौन सी है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था कि टेल मी वेदर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एग्रीज विद योर्स, ठीक है। ये उन्होंने एक जुमला दिया हुआ है और लिखा हुआ था व्हाट इज दैट थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, ठीक है। आपने इसका नाम बताना है, तो आपने बताना था ये कंसेंसुअल वैलिडेशन है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इस तरह के एमसीक्यूज भी जो है वो आए हुए थे। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, इनकी एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करना, चाहे आपको एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और मैंने भी नेक्स्ट टाइम आपका, अभी जो मैं आपको होमवर्क देने लगी हूँ वो, और आपने कुछ याद करना है कि नहीं करना, ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को आपने जरूर याद करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब मेंटल का लेक्चर होगा तो मैंने सबसे पहले आपसे जो है वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स सुननी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं आपसे नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपने इसको अच्छे से सुनना है। सबसे पहले थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग में क्या है भाई कि आपने जो है ना वो चीज को एक्सेप्ट करना है, इंडिकेट करता है रिसेप्शन को। रिसेप्शन क्या होता है, किसी चीज को वसूल करना, ठीक है। अब ये देखें इस एग्जाम्पल में क्या है, यस, अगर कोई बंदा यस कर रहा है मतलब उसने एक्सेप्टिंग वाली थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक यूज की है। आई फॉलो व्हाट यू सेड, ठीक है, उसने नोटिंग की है, यानी उसने सारा हिलाया और कहा है कि भाई मैं ये सारा कुछ करूंगा जो आप कह रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक आती है, एक्सेप्टिंग की, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका रैशनल भी उन्होंने आगे लिखा कि अगर आपको समझ नहीं आती क्या चीज है, तो इसमें ये होता है कि भाई एक नर्स ने है वो कहती है कि मैंने अब सारी चीजें जो है वो सुन ली है, ठीक है। फेशियल टोन उसकी ठीक है, टोन ऑफ वॉइस ठीक है, और ये सारा कुछ जो है वो कहता है, ये इंडिकेट करता है कि नर्स ने जो है वो क्लाइंट की बात सुन ली है और उसको वो अच्छे से समझ रही है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, क्लाइंट को ये लगेगा कि नर्स जो है वो वाकई मेरी बात सुन रही है, समझ रही है, उसने मुझे एक्सेप्ट किया अच्छे से, ठीक है। तो ये एक्सेप्टिंग का ये रैशनल बन जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रॉड ओपनिंग। ब्रॉड ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि आपने हमेशा क्लाइंट को मौका देना है कि वो अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा सके, वो अपना टॉपिक इनिशिएट कर सके, ठीक है। जैसे आप किसी को कहते हो कि भाई इसके अलावा भी कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हो, या आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहोगे, ठीक है, आप अपने डिजीज को कहाँ से बताना चाहोगे, तो इसको हम कहते हैं ब्रॉड ओपनिंग्स, ठीक है। यानी ओपनिंग जो है वो आपने ब्रॉड करवानी है, जिसमें आपको डिटेल से बातें जो है वो पता चल सकें। जैसे देखिए, इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट, कि कुछ और भी है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, या वेयर वुड यू लाइक टू बिगिन, कि आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रॉड ओपनिंग। पहले हमने पढ़ी एक्सेप्टिंग, दूसरे हमने पढ़ी ब्रॉड ओपनिंग। और आपको ना ये याद करने में आसानी होगी, आपने इस तरह से याद करनी है, पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, ठीक है। कुछ वर्ड्स अंदर से मिसिंग भी हैं और कुछ वर्ड्स रिपीट भी हुए होंगे, तो आपने उनको बेशक अपने पास लिख लें, ए बी सी कितने हैं, डी कितने हैं, ई के हिसाब से आपने ना इनको याद कर सकते हैं। अब देखें तीसरा आता है हमारे पास सी से कंसेंसुअल वैलिडेशन। कंसेंसुअल वैलिडेशन क्या होती है कि आपने हमेशा हमेशा कोशिश करनी है कि आप ना सर्च करें इस तरह के वर्ड्स, ताकि आपको पता चले कि क्लाइंट को जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, यानी आपको क्लाइंट की बात की समझ आ जाए और क्लाइंट को आपकी बात की समझ आ जाए, ठीक है। आपने इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, इस तरह के फ्रेजेस यूज करने हैं, इस तरह के स्लैंग्स यूज करने हैं कि क्लाइंट आपको समझ सके और आप क्लाइंट को समझ सकें, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अच्छा एग्जांपल देख लें।
टेल मी वेदर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एग्रीज विद योर्स, यानी वो कहती है कि मेरी बात सुने कि आप मुझे बताएं कि जो मैं समझा है मैंने, ये चीज मैंने समझी है, तो क्या यही आपने भी कहा है। आर यू यूजिंग दिस वर्ड टू कन्वे डैट, यहाँ अगर कोई वर्ड बताता है वो, जैसे कोई स्लैंग वर्ड यूज करता है, स्लैंग वर्ड इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कहीं खास एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आउच, इस तरह से हम कुछ कह देते हैं, ठीक है। यहाँ हम कुछ भी वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यप जिस तरह से है, ठीक है। तो अगर उसको नहीं पता चल रहा तो वो उसको बताए कि भैया आपने ये वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये होता है ना, तो मैं ठीक तरीके से समझ रही हूँ ना कि इसका मतलब यही है, ठीक है। तो आपने, ये होता है हमारे पास कंसेंसुअल वैलिडेशन, के दोनों तरफ से जो है वो वैलिडेट हो जाए कि दोनों ने आपस में एक दूसरे की बात को समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है इंकरेजिंग कंपैरिजन। अब इंकरेजिंग कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आपने सिमिलैरिटीज को भी नोट कर लेना है और डिफरेंसेस को भी नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि भाई आपको पहले भी कभी इस तरह से हुआ है, ठीक है, या पहले जब आपको हुआ था और अब हुआ है तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं और सिमिलर चीजें हैं वो आपने क्या करनी है, क्लाइंट से पूछ लेनी है। वो पूछने से भी, ये भी एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक है। जैसे वॉज इट समथिंग लाइक, पहले भी मतलब आपको कुछ हुआ, आगे आप लिख सकते हो हैव यू हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, या पहले भी आपको इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है इंकरेजिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ परसेप्शन। ये होता है कि आपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई मैंने आपको, फॉर एग्जांपल एक नर्स है, वो क्लाइंट को बताती है कि मैंने आपको, आपने ना ये डाइट प्लान अपनाना है, ठीक है। जब वो क्लाइंट को बता देती है डाइट प्लान, तो उसको चाहिए कि वो क्लाइंट को कहे कि एक दफा आप रिपीट करें, ताकि आपको मेरी बात की क्या समझ आई है। ये ना हो कि क्लाइंट कुछ और समझ रहा हो, ठीक है। कि नर्स ने बताया कि आपने मेडिसिन जो है वो दो दो लेनी है, बीटी भी लेनी है, ठीक है, और सुबह भी दो शाम को भी दो। अब नर्स को चाहिए कि वो क्लाइंट से कि बताओ भाई मैंने क्या कहा है, ठीक है, आपको क्या समझ आई है, वर्बलाइज करें व्हाट ही और शी परसीव, कि उसको क्या समझ आई है। इसको हम कहते हैं इंकरेजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ परसेप्शन, ठीक है। टेल मी व्हेन यू फील एंशियस, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डज द वॉइस सीम्स टू बी सेइंग, ठीक है। ये कुछ भी जो है वो आप पूछ सकते हैं। एक तो डिस्क्रिप्शन है और एक परसेप्शन है, दो चीजें इसमें। इंकरेजिंग डिस्क्रिप्शन यानी आपने क्लाइंट को कहना वर्बलाइज करो, तो आप कैसा फील कर रहे हो, आप परेशान तो नहीं हो, क्या हो रहा है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करना होता है। परसेप्शन का मतलब होता है कि आप ये भी बताओ कि मैंने जो बताया आपने उसको कैसे परसीव किया, ठीक है, या आपने उसको क्या परसीव किया। तो ये सारा कुछ भी जो है वो परसेप्शन डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। इंकरेजिंग एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में आता है कि भाई आप क्लाइंट का एक्सपीरियंस जो है वो आप देखो। एक्सप्लोरिंग का मतलब आप देखें क्या होता है कि आपने किसी टॉपिक को अच्छे से बताना है, ठीक है। आपने कहना टेल मी मोर अबाउट इट एंड व्हाट काइंड ऑफ, इस तरह से ज्यादा पूछना क्लाइंट से। फोकसिंग का मतलब होता है कि आपने सिंगल पॉइंट पे रहना है। ये नहीं कि आप एक बात पूछ रहे हो, आप वहां से रिश्तेदारों की बातों में पहुंच जाओ, रिश्तेदारों की बातों से आगे आप उसके बच्चों की बातों में पहुंच जाओ, नहीं। आपने उसकी डिजीज का टॉपिक ही सिलेक्ट करना है, उसी पे ही डिस्कशन करनी है। फॉर्मुलेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, कि आप उसके साथ मिलकर जो है वो उसका प्लान बनाओ कि भाई तुम्हें किस चीज में मसला आता है, तो हम उस चीज को इस तरह से हैंडल करेंगे, उसके साथ मिलकर जो है उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाए। जनरल लीड्स का मतलब ये है कि उसे थोड़ा थोड़ा हौसला देते हैं कि अच्छा और बताओ, और क्या हुआ, ठीक है। हम कहते हैं ना कि सर कोई बच्चा, कोई पर्सन हमारे पास बैठा हुआ है, ठीक है, वो दुख सुना रहा है अपना कि मेरे साथ इस तरह से होता है, मुझे इस तरह से फील होता है। फिर आपने क्या कहना है, उसको लीड देनी है। लीड का मतलब होता है अच्छा और फिर अच्छा इसके बारे में मुझे बताओ। इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं जनरल लीड। उसके बाद है जी गिविंग इन्फॉर्मेशन। आपने उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे ले लेनी है। जैसे वो कहता है माय नेम इज ये है, मेरा विजिटिंग, और इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा प्रोवाइड करनी है, अपने बारे में भी क्लाइंट से भी पूछ लेना है। गिविंग रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि आपने उससे थोड़ी सी ना मतलब रिकॉग्निशन देनी है। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी के पास जाते हैं, आप कहते हैं वाओ, मतलब आपने तो आज अपना काम तकरीबन सारा किया हुआ है, आपने आज अपने बालों को कंघी की हुई है, आप जो है वो मतलब आज मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। मतलब उसको इस तरह से फील करवाओ कि आपने उसको पहचान लिया, ठीक है, गिविंग रिकॉग्निशन। तो ये हमारे पास गिविंग रिकॉग्निशन में आ जाता है। मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कि आपने ऑब्जर्वेशन वगैरह करनी है कि आप अनकंफर्टेबल हैं, आज आप आज ठीक तरह से फील नहीं कर रहे, आज जो है वो लिप को, मतलब आपने जो है वो टीथ क्लेंच किए हुए हैं, या आपने फिस्ट जो है वो ज्यादा से बाउंड की हुई है, क्या कोई परेशानी है, इस तरह से। उसके बाद है ऑफरिंग सेल्फ। ऑफरिंग सेल्फ का मतलब होता है कि अपने आप को पेश करना। अपने आप को पेश करने का मतलब क्या है कि भाई आपने उसको हौसला देना है कि आई विल स्टे हियर विद यू, ठीक है, कि मैं आपके साथ हूँ, यहाँ पे ही हूँ, या आप जो भी सोच रहे हैं मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अपने आप को जो है वो अंदर लेकर आना। प्लेसिंग इवेंट इन टाइम और सीक्वेंस, के आपने क्या करना है कि
क्लाइंट से जो है वो उसका टाइम, उसका सीक्वेंस इवेंट का पूछ लेना है कि भाई ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, या इसको हम पहले रख लें, इस चीज को, इस प्रोसीजर को बाद में रख लें। तो ये उसके पास एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक है। प्रेजेंटिंग रियलिटी है। प्रेजेंटिंग रियलिटी का मतलब क्या है कि वो चीज बतानी है जो रियल है। ठीक है, अब ये देखें, दैट साउंड वाज अ कार बैक फायरिंग, यस योर मदर इज नॉट हेयर, आई एम अ नर्स। अच्छा, यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस अलग है और ये रहता है क्लाइंट, डू यू थिंक आई शुड टेल द डॉक्टर। मतलब अगर क्लाइंट कहता है कि आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर को बताना चाहिए, तो नर्स, डू यू थिंक यू शुड, कि आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए। ये आई थिंक सो उन्होंने नीचे वाले का लिख दिया है। अच्छा, प्रेजेंटिंग रियलिटी जो है ना आपकी यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, योर मदर इज नॉट हेयर, आई एम अ नर्स, यानी आपने उसको रियलिटी से कह लें कि बतानी है रियलिटी। कि जैसे अगर वो कहता है मदर मदर लगा हुआ है, तो आपने कहना कि मदर नहीं है यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, आपने उसको रियलिटी के बारे में बताना है। और रिफ्लेक्टिंग होता है कि आप जो क्या करना है, अपने क्लाइंट की ही रिफ्लेक्शन को ना उसके ऊपर बैक कर देना है। जैसे अगर एक क्लाइंट सोच रहा है कि भाई मैं डॉक्टर को मुझे ना अपने ये वाली सिम्टम बतानी चाहिए, ठीक है, तो आपने कहना है आपका ख्याल है कि आपको बतानी चाहिए। तो अगर वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है बतानी चाहिए, तो आपने कहना चलो ठीक है आप बता देंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग क्या होता है कि आपने क्लाइंट की एक्शंस, क्लाइंट की थॉट्स, क्लाइंट की फीलिंग को क्लाइंट के ऊपर ही बैक कर देना है। ठीक है, दोबारा उसी के ऊपर ही ले जाना है कि वो अपनी अगर इस तरह से फील कर रहा है तो उसकी वैल्यू है उसकी फीलिंग की, आप उसे कहें कि तुम ये काम कर लो। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग इसे कहते हैं। जी तक जाएगा, ये आर तक आ गया। ठीक है, आप वेट करें। रीस्टेटिंग आता है, रिपीट करना है अपने मेन आइडिया एक्सप्रेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया, रीस्टेटिंग होता है कि जो क्लाइंट बात करता है ना, आप उसी की बात को रिपीट कर दो। जैसे ये देखिए, नर्स कहती है यू हैव डिफिकल्टी स्लीपिंग। अच्छा नहीं, क्लाइंट कहता है आई एम रियली मैड, आई एम रियली अपसेट। नर्स कहती है यू आर रियली मैड एंड अपसेट। देखिए उसने क्लाइंट के वर्ड्स को रिपीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने कहा आई कांट स्लीप, आई स्टे अवेक ऑल नाइट। ठीक है, ये क्लाइंट ने उसे कहा कि भाई मैं सो नहीं पाया, मैं सारी रात जागता रहा हूँ। ठीक है, आई कांट स्लीप, आई स्टे अवेक ऑल नाइट। तो नर्स ने क्या, यू हैव डिफिकल्टी स्लीपिंग। सेम बात है, लेकिन डिफिकल्ट डिफरेंट नहीं है ना, सेम बात है, बस थोड़े से वर्ड्स चेंज किए हैं और उसी की बात को रिपीट कर दिया, रीस्टेट कर दिया, दोबारा से बयान कर दिया। इससे क्या होता है, इससे क्लाइंट को ये मिलता है, हौसला मिलता है कि नर्स ने मेरी बात अच्छे से सुनी है। ठीक है, मतलब उसको समझ आ गई है मैंने क्या कहा है। इसको रीस्टेटिंग कहते हैं। सीकिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने जो है उससे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। साइलेंस होता है कि आपने उसको टाइम देना है। अगर आपने उसको क्वेश्चन किया ना, तो ये नहीं कि उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, नहीं, एक क्वेश्चन किया उसके बाद खामोशी इख्तियार करनी है। ठीक है, ताकि वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता सके, उसको अच्छे से जो है वो उसका आंसर दे सके। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, उसका आंसर सुनना है चुप करके, साइलेंट होके, ताकि जो है वो अपना इंटरेस्ट, अपना कंप्लीट डिटेल जो है वो बता सके। उसके बाद है सजेस्टिंग कोलैबोरेशन। आपने उससे कोलैबोरेशन के लिए कहना है कि आप जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई आप अपने रूम में जाएं, ठीक है, तो मैं आपको हेल्प करूंगी कि जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हेल्प करूंगी उसको सर्च करने में। तो आपने उसके साथ कोलैबोरेशन शो करनी है। समराइजिंग है कि आपने समराइज जरूर करना है, ताकि क्लाइंट को पता चले। जैसे आपकी और क्लाइंट की मीटिंग है, ठीक है, तो आपने मीटिंग के एंड पे बताना है कि भाई आज हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। ट्रांसलेटिंग इनटू फीलिंग में आता है कि आपने क्लाइंट की फीलिंग को ट्रांसलेट करना है। कि जैसे क्लाइंट जो है वो कहता है आई एम डेड, ये क्वेश्चन आया था, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस का एमसीक्यू है कि क्लाइंट ने कहा था जी आई एम डेड। क्लाइंट कहता है कि मैं डेड हो गया हूं। तो नर्स क्या कहेगी, आर यू सजेस्टिंग दैट यू फील लाइफलेस। ठीक है, तो नर्स कहेगी कि भाई आप लाइफलेस फील कर रहे हैं, आप इस तरह से फील कर रहे हैं कि आप डेड हो गए हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यू था, इसका करेक्ट आंसर था ट्रांसलेटिंग इनटू फीलिंग्स। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जितने भी इसके एमसीक्यूज देखे हैं ना, वो मैंने देखे तो दो तीन ही हैं, जिस तरह ये भी मैंने देखा हुआ है, जिसमें आता है कि क्लाइंट ने कहा है आई एम डेड एंड नर्स कहती है आर यू सजेस्टिंग दैट यू फील लाइफलेस। ठीक है, तो ये क्या चीज है, तो इसका आंसर था ट्रांसलेटिंग इनटू फीलिंग। लेकिन देखे तो मैंने दो तीन है, लेकिन यह है कि कुछ भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसमें से कुछ और आ जाए, तो जी आने के चांसेस हैं। तो इस तरह से ये टेबल आपको पढ़ना पड़ा है और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड, इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो क्लाइंट हिंट देता है आपने उसको समझना है। ठीक है, अब यह देखिए इसकी एग्जांपल भी आपने देख लेनी है कि क्लाइंट कहता है आई कांट टॉक टू यू और एनीवन, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्लाइंट कहता है कि भाई मैं किसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा टाइम का वेस्ट है। और नर्स कहती है डू यू फील दैट नो वन अंडरस्टैंड, मतलब उसकी बात को वर्बलाइज करे कि आप ये सोच रहे हैं कि कोई जो है वो मुझे नहीं समझता। तो फिर वो एग्री करके कि हाँ इसने जो है वो मुझे सही परसीव किया है। इसे कहते हैं वर्बलाइज द इम्प्लाइड। वॉइसिंग डाउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर कर लें। ठीक है जी,
तो ये हमारे पास जो थी ये सारी थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स थी, ठीक है। आपको मुश्किल जरूर होगी, आई नो, क्योंकि स्टार्ट में जो है वो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इस तरह से कर लें कि आपने सबको समझ लेना अच्छे से। कोई किसी भी 10 थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो है ना वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, मतलब वो इस तरह से आए कि उसका मतलब भी पता हो, उसकी एग्जाम्पल भी बताओ। पढ़ा आपने सबको लेना है, अगर कोई एमसीक्यू आपको आ जाता है इसके अंदर से तो आप एमसीक्यू उसको एटलीस्ट सॉल्व कर सकें, ठीक है। पढ़नी आपने सारी है, लेकिन जो याद करनी है वो आपने कितनी करनी है, 10 करनी है, ठीक है। एटलीस्ट जो है वो 10 आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने आपसे सुनना है ना, नेक्स्ट टाइम तो मैंने आपको किस तरह से सुनना है कि भाई मैं आपको की एग्जांपल दूंगी, मैं कहूंगी ये किस चीज के अंदर आ रही है, ठीक है। और इस तरह से सुनूंगी, और किसी वजह से मैं ये पूछ सकती हूँ कि भाई 10 कोई भी थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के नेम जो है वो सिर्फ वर्बलाइज कर दें और मुझे सुना दें, ठीक है। ये हमने पढ़ी है थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल भी लगती हैं, स्टार्ट में आपको ये नहीं याद होंगी, क्योंकि इसी से मिलती जुलती हमारे पास आगे नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो गया, ठीक है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, वरना इसको फिर देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। लेकिन आपने इसको जरूर जो है ना वो याद करना है, ठीक है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को जो है वो जरूर जरूर देखना है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो आता है ना नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, आई थिंक सो ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक क्या क्या है, और इससे थोड़ी हैं ये, ठीक है। थेरापेटिक से जो है वो बहुत थोड़ी हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट है, इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट तो करें। नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक में ना हमारे पास एडवाइसिंग आ जाता है। एडवाइसिंग का मतलब होता है कि भाई आप किसी को बता रहे हो कि मशवरा देना, ठीक है। आई थिंक यू शुड, मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। एग्रीइंग का मतलब होता है कि आप बिल्कुल एग्री कर रहे हैं कि दैट्स राइट, आई एग्री। बिलिटलिंग फीलिंग का मतलब होता है कि अगर क्लाइंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है ना, तो आपने उसकी जो जजमेंट की डिग्री है उसको मेजर करना है, ठीक है। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मतलब आई हैव नथिंग टू लिव फॉर, कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, मुझे मेरी ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊं, तो नर्स कहते हैं कि एवरीबॉडी गेट्स डाउन इन द डम्स, कि मतलब हर बंदे के ऊपर जब वो मुश्किलें आती रहती हैं, तो ये इस तरह से तो मुझे भी फील होता रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बी लिटलिंग फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड, क्या आपने बताना है कि भाई मुझे भी ऐसा, हमारी फीलिंग्स भी इसी तरह से होती हैं, तो आप इस पर जो है वो परेशान ना हो। चैलेंजिंग का मतलब होता है कोई डिमांडिंग काम, ठीक है। तो आप उसको बताएं कि भाई अगर आप डेड हो जाते हैं तो आपका हार्ट जो है वो बीट करेगा नहीं करेगा। इस वजह से मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम जो है ना वो उसको बताते रहें। जैसे अगर वो कहते हैं कि भाई मेरा दिल करता है मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो आप उससे पूछो भाई कैसे मुमकिन है कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, ठीक है। चैलेंजिंग काम जो है वो भी आप उससे पूछते जाएं। डिफेंडिंग होता है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, समथिंग फ्रॉम वर्बल अटैक से। जैसे हम कहते हैं आई एम श्योर योर डॉक्टर हैज योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड। अब इसकी जो है ना, आप असल में ना उन्होंने इसकी सीक्वेंस इतना अच्छा डिफेंडिंग तक हम पहुंच गए थे। डिफेंडिंग मैंने आपको कहा था कि आपने किसी चीज को डिफेंड करना हो तो आप किस तरह से डिफेंड करते हैं। जैसे अगर एक क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्लाइंट्स को ये होता है कि उनका डॉक्टर हमें सही ट्रीट नहीं कर रही, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको पता है वो डॉक्टर जो है ना वो मुझे सही तरह से नहीं ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो आपने कहना है कि मुझे यकीन है कि भाई डॉक्टर जो है वो आपके लिए अच्छा ही सोचता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, किसी दूसरे को डिफेंड करना है, इसे कहते हैं डिफेंडिंग। डिफेंडिंग टेक्निक, डिफेंडिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद डिसएग्रीइंग। डिसएग्रीइंग का मतलब यह है कि आपने क्लाइंट के साथ डिसएग्री करना है। अगर वो कोई इस तरह की बात कहता है जो रोंग है तो आपने उससे जो है वो डिसएग्री करना है। डिसअप्रूव का मतलब होता है क्लाइंट के बिहेवियर को या क्लाइंट के आइडियाज को डिसअप्रूव कर देना। अब आपको ना एक टर्म आती है कि डिसएग्रीइंग और डिसअप्रूविंग का जो है ना वो डिफरेंस एमसीक्यू में आ जाता है अक्सर। मतलब आप आपको कहते हैं कि आपने क्लाइंट के बिहेवियर को जो है वो कह देंगे डिनाउंस कर दिया, तो इस चीज को हम डिसएग्री कहेंगे या डिसअप्रूव कहेंगे। तो आपने इनकी डेफिनेशन जो है ना वो अच्छे से देख लेनी है। एक है कि आप क्लाइंट के आइडियाज को अपोज करें, एक है कि आप क्लाइंट के आइडियाज को डिनाउंस करें। तो जो आप क्लाइंट के आइडियाज को डिनाउंस कर रहे हो वो है डिसअप्रूव, और अगर आप क्लाइंट के आइडियाज को अपोज कर रहे हो तो वो है डिसएग्रीमेंट, ठीक है। गिविंग अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आप अप्रूवल दे देते हो कि दैट्स गुड, ये ठीक है, ये अच्छा है। गिविंग लिटरल रिस्पॉन्सेज का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो आप रिस्पॉन्सेज बताते हो, देते हो। कि जैसे आपने कहना है कि अगर क्लाइंट को कहता है कि भाई मेरे यहाँ ज्यादा सर पे ये चीज सवार हो गई है, तो आपने कहना है कि भाई तुम टेलीविजन कम देखा करो, या ये चैनल जो है ये कम देखा करो। थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सेज जो है ना उसको उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देते रहना है आपने। इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। अब ये क्या होता है
कि इस तरह से होता है कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का बताना चाहिए। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास आता है क्लाइंट की फीलिंग्स, क्लाइंट के बिहेवियर, क्लाइंट्स की थॉट्स। कि अगर एक क्लाइंट बैठा हुआ है तो आप उससे पूछें कि भाई आप इस तरह से तो नहीं सोचते, आप ये तो नहीं सोचते, आपको ये चीज़ तो नहीं सैड कर देती, ठीक है, ये आपको कौन सी चीज़ है जो सैड कर देती है, ठीक है। तो और अक्सर इस तरह से भी नाउजुबिल्लाह होता है अक्सर कि मतलब जब पेशेंट मेंटल हेल्थ के जो स्पेशली पेशेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि मतलब नाउजुबिल्लाह के मतलब अपने आप को प्रॉफिट बताते हैं या अपने आप को इस तरह से जो है ना वो चीज़ों का उनके क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं ना करता सही चीज़ को, तो वो बहुत आगे तक जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने उनको जो है वो बताना है कि एक्सटर्नल सोर्स के बारे में कि आप इसकी बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हु टोल्ड यू डैट यू वर अ प्रॉफिट, जैसे वो अक्सर कहते हैं कि भाई हम प्रॉफिट हैं, इस तरह से हमारी जो है वो बात मानो वरना वरना अच्छा नहीं होगा इस तरह से। तो आपने उनको पूछना है कि भाई आपको किसने कहा है कि आप प्रॉफिट हो, आप उससे क्वेश्चनिंग करें आगे से। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि आपने उसको मतलब बताना होता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इंट्रोड्यूसिंग अन अनरिलेटेड टॉपिक का मतलब होता है कि अगर क्लाइंट ये कहता है आई वुड लाइक टू डाई, ठीक है, तो आप नर्स से कहेगी डिड यू लास्ट इवनिंग, के मतलब अगर आप कहते हो कि मैंने मर जाना, तो क्या आपको पता है कि आप शाम तक भी रहोगे यहाँ पे, नहीं, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा भी है कि नहीं। तो आपने जो अनरिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको भी आपने अंदर अंदर इंट्रोड्यूस करवाते रहना है, ठीक है। जैसे अगर एक बंदा जो है ना वो मरने की बातें कर रहा है, आप उसको जो है ना वो किसी और टॉपिक पे ले जाओ, ठीक है। जो टॉपिक की बात हो रही है ना उससे हट के किसी टॉपिक के ऊपर उसको ले जाओ, ताकि उसका उसके जहन में जाए ना ये मरने चढ़ने वाली बातें, ठीक है। अनरिलेटेड टॉपिक के ऊपर ले जाओ उसको। मेकिंग स्टीरियोटाइप कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने मीनिंगलेस ग्लिचेस या जो ट्राइड कमेंट्स होते हैं उसको वो ऑफर करने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स फॉर योर ओन गुड, कि आपने उसे बताना है कि भाई आपके अपने फायदे के लिए ही है। आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप अच्छा अपने आप को रखेंगे, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद होगा। उसको उसके ही कमेंट्स जो है उसके बारे में राय प्रोवाइड करनी है। प्रोबिंग का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना, ठीक है, आपने बताना है भाई मुझे साइकेट्रिक हिस्ट्री के बारे में बताओ, मुझे इस चीज के बारे में बताओ। रीअश्योरिंग का मतलब होता है कि आपने इसको श्योर करवाना होता है भाई हर सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आप पहले जैसे ठीक हो जाओगे। रिजेक्टिंग का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना कि भाई हमने इस चीज को डिस्कस नहीं करना, हम कोई और चीज डिस्कस करते हैं। रिक्वेस्टिंग एंड एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि आप क्लाइंट को प्रोवाइड करें थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक दैट, क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ताकि आपको वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, टेस्ट करना। डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल दिस इज, कि आप उससे पूछें कि आपको बताइए किस तरह का हॉस्पिटल है, ताकि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए कि जो वो सोचता है इस हॉस्पिटल के बारे में, वो क्या सोचता है कि वो इस हॉस्पिटल को जो है वो अच्छा समझता है, इस हॉस्पिटल को बुरा समझता है, तो वो इस हॉस्पिटल को क्या समझता है, जो भी वो इस हॉस्पिटल को समझता है वो अपनी राय दे। अच्छा लास्ट है यूजिंग डिनाइल। यूजिंग डिनाइल का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना कि एक प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे क्लाइंट कहता है भाई आई एम डेड, कि मैं जो है वो बिल्कुल मर गया हूँ या मैं मरने वाला हूँ, तो नर्स उससे कहे कि डोंट बी सिली, क्या तुम इतने पागल ना बनो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ही रिफ्यूज कर देना। ये हमारे पास होता है नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो आपने थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को किसी पेज पे लिख लेना है, नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को किसी पेज पे लिख लेना है। 10-10 जो है इसमें आपको लाजमी आनी चाहिए, बाकी सारी को आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल्स को देखना है, डेफिनेशंस को देखना है, आगे जो रैशनल्स लिखे हुए हैं उसको भी आपने साथ थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको चीज की अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास आता था जी इंटरप्रेट सिग्नल। सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि नॉन वर्बल में हमारे पास सिग्नल्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं कि आपने मैसेजेस को अच्छे से किस तरह से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये इतना क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड करने वाली चीज है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आए हैं हमारे पास, आपने क्या करना है यहाँ पे ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर ना आपने एक चीज करनी है, यहाँ पे जितने भी नीचे लिखे हुए हैं ना, ये फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज दूसरा, और उसके बाद आपके पास जो है चीज कौन सी आती है, वर्बल वोकल क्यूज आ जाते हैं, आई कांटेक्ट है, साइलेंस है। इन सबको उठा के ना आपने इसके आगे लिख लेना है। यहाँ पे एरोस लगाएं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के आगे, यहाँ पे लिखे आई कांटेक्ट, वर्बल क्यूज, ये सारा कुछ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो गया आपकी बुक के अंदर टोटल कितनी मेंशन है। यहाँ